नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट परीक्षा के लिए सीडीपी में, और जिस सीडीपी में भी हम सबसे पहला बिंदु बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम को लेकर, आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग को लेकर हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा बिंदु है पढ़ने के क्रम में, लेकिन इसके कुछ बुनियादी शब्दों को लेकर यदि हम बात करें, जैसे सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है शिक्षा के अर्थ को समझना कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, या शिक्षा को जब हम कहते हैं कि हम बहुत संकीर्ण अर्थों में शिक्षा के अर्थ को समझते हैं, तो संकीर्ण अर्थों में शिक्षा का क्या अर्थ है, व्यापक अर्थों में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो जब हम संकीर्ण अर्थ में जो शिक्षा का अर्थ हम समझते हैं उसको लेकर बात करते हैं, हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए चीजें समझते हैं। देखिए, शिक्षा का अर्थ जो हम लेते हैं, हम जो समझते हैं, हमारे लिए शिक्षा का अर्थ वो है कि जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसको पूरा कर लेने के उपरांत हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए शिक्षा का अर्थ महज यही है। शिक्षा का अर्थ हमारे लिए यही है ना, कि जिसमें पढ़ना है, एक सीमित पाठ्यक्रम है, उस सीमित पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, यानी कि हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये शिक्षा का अर्थ तो है, लेकिन बहुत संकीर्ण अर्थ में है। यदि हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें, व्यापक अर्थ में यदि हम शिक्षा की बात करें, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का यह अर्थ है कि जिसमें एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख रहे होते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो इसमें एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जन्म से मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत, बात समझ पाए। इसी प्रकार की बात हम कर रहे होंगे अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ते समय, वहां भी हम ये समझेंगे विकास के क्रम में भी कि ये गर्भ से कब्र तक की बात समझ पाए। तो जब हम शिक्षा को व्यापक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं तो आप इसको व्यवहारिक होकर अनुभव कीजिए कि क्या हम केवल और केवल पुस्तकों से ही कुछ सीखते हैं, क्या हम केवल और केवल शिक्षकों से ही कुछ सीखते हैं। आपने बहुत स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट देखी होंगी। जब शिक्षक दिवस आता है तो लोग पोस्ट लिखते हैं कि शुक्रिया, जिंदगी को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, उसने भी बहुत कुछ सिखाया है। वो क्या है, वो व्यापक अर्थ में जब हम शिक्षा को समझते हैं, वो व्यापक अर्थ है शिक्षा का। आप ये अनुभव कीजिए कि ऐसा भी हुआ होगा कि आपने अपने माता पिता से कुछ सीखा होगा, यानी कि उस क्षण में क्या हुआ, माता पिता शिक्षक हो गए और आप विद्यार्थी हो गए। उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम तो है नहीं, किसी पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के उपरांत आपने कोई परीक्षा तो दी नहीं, या आपने कोई लिखित परीक्षा दी हो, पाठ्यक्रम पूरा किया हो, बात समझ पाए। लेकिन ऐसा भी अवसर अवश्य ही आया होगा कि आपने अपने माता पिता को कुछ सिखाया होगा, और कुछ नहीं होगा तो जब नए स्मार्टफोन आए होंगे तो आपने पिताजी को या माताजी को स्मार्टफोन चलाना सिखाया होगा। उस क्षण में क्या हुआ, आप शिक्षक हो गए और माता या पिता जो भी उनमें से थे वो आपके विद्यार्थी हो गए। ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। जब हम व्यापक अर्थ में बात करते हैं तो हम जीवन भर किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब हम व्यापक अर्थ में शिक्षा को समझते हैं तब एक व्यक्ति एक क्षण में शिक्षक हो सकता है और वही व्यक्ति दूसरे क्षण में विद्यार्थी भी हो सकता है। यह भी संभव है, बात समझ पाए। हमने माता या पिता को कुछ सिखाया, कोई नई चीज सिखाई, कोई नई तकनीक के बारे में ज्ञान दिया, तो हम शिक्षक हो गए और माता या पिता उनमें से वो विद्यार्थी हो गए। लेकिन जब हमने जीवन के उनके अनुभव से कुछ सीखा तो माता या पिता जो भी रहे हैं वो शिक्षक हो गए और हम विद्यार्थी हो गए। यानी कि एक व्यक्ति एक क्षण एक पल में शिक्षक है, वही व्यक्ति अगले पल या अगले क्षण में विद्यार्थी हो सकता है।
बात समझ पा रहे हैं? हम कई बार ये बिल्कुल आवश्यक नहीं होता कि किसी जीवित चीज से ही कुछ चीज सीख रहे हो, हम दूसरों के अनुभव से भी सीख रहे होते हैं। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम अतीत की घटनाओं से, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्तमान में अध्ययन करके उनसे सीख रहे हैं और भविष्य के प्रति सतर्क हो रहे हैं। बात समझ पाए? हम किसी रास्ते से गए, उस रास्ते में किसी जगह रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमको ठोकर लगी, हमको कुछ चोट लग गई। अगली बार क्या होगा? अगली बार हम उस रास्ते पर उस स्थान से जाते हुए सतर्क रहेंगे, यानी कि हमने सीख लिया। बात समझ पाए? अब वहां ये भी तो सीखना ही है, ये भी तो ज्ञान को प्राप्त करना ही है, ये भी तो एक शिक्षा है। आप समझ पा रहे होंगे इसको व्यापक अर्थ में कि ये भी तो एक शिक्षा है। आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए या जिस चीज का कोई पाठ्यक्रम होगा, कोई निर्धारित सिलेबस होगा, हम उसी से ज्ञान प्राप्त करेंगे, या ज्ञान प्राप्ति के उपरांत हमें परीक्षा देना आवश्यक है, लिखित परीक्षा होगी एक निर्धारित पाठ्यक्रम की, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन किन अर्थों में? जब हम शिक्षा का व्यापक अर्थ में समझते हैं शिक्षा को, जब हम शिक्षा के अर्थ के व्यापक अर्थों में उसको ग्रहण करते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? ये बात हो गई शिक्षा को लेकर। अब इसी के साथ में हमारे लिए आवश्यक है कि हम शिक्षण को लेकर भी समझे। ये हमने शिक्षा के अर्थ की बात की, अब हम शिक्षण के अर्थ को भी समझें। तो शिक्षण का यदि मैं आपसे एक वाक्य में कहूं, शिक्षण का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षण का वास्तविक अर्थ है कि जो मानवीय मूल्यों के विकास को बल देता है, जो मानवीय मूल्यों में विकास करता है। बात समझ पाए? जो व्यवहार में, एक विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? आप एक कल्पना कीजिए, मैं हमेशा कक्षा में एक उदाहरण देता हूं कि एक छोटा बच्चा, आपने खेल जो बच्चे दिखाते हैं वो देखा होगा, एक छोटा बच्चा बहुत ऊंचे रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चल रहा है। किसी व्यक्ति को उस बच्चे को देखकर आनंद की प्राप्ति हो सकती है कि बच्चा क्या कमाल का खेल दिखा रहा है, लेकिन वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उस बच्चे की स्थिति को देखकर चिंता में आ सकता है, तनाव में आ सकता है कि इस बच्चे का बचपन छिन गया और ये स्कूल जाने की उम्र में क्या कार्य कर रहा है, कितना जोखिमपूर्ण कार्य कर रहा है। बात समझ पाए? ये दोनों में अंतर क्या होगा? इन दोनों व्यक्तियों में उस संवेदना का ही तो अंतर है, उस व्यवहार का ही तो अंतर है। बात समझ पा रहे हैं? उन संवेगों का ही तो अंतर है इन दोनों व्यक्तियों में। एक को उस घटना को देखकर आनंद की प्राप्ति हो रही है, दूसरे को उस घटना को देखकर चिंता हो रही है, वो तनाव में है। किसी जानवर को आपने देखा होगा कि कोई जो खेल दिखाने आते हैं गांव गांव में, वो किसी जानवर को पकड़ के रखते हैं, उस जानवर से कुछ ऐसी गतिविधियां कराते हैं जिसको देखकर लोगों को अच्छा लगता है। वहां एक व्यक्ति अवश्य ऐसा हो सकता है जिसको उस जानवर को देखकर तनाव की स्थिति में वो आ जाए, उसको चिंता होने लगे उस जानवर को लेकर कि इसको ये सारी चीजें सिखाने के लिए इसके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा। इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है? वही मानवीय मूल्यों का अंतर है, व्यवहार का अंतर है। तो शिक्षण को भी जब हम बहुत व्यापक अर्थों में ग्रहण करते हैं इसका अर्थ, तो इसका मूल उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। बात समझ पाए? बाकी सारे जो हम उद्देश्य देखते हैं वो गौण हैं, वो सेकेंडरी हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो हम शिक्षण के अर्थ को समझते समय एक वाक्य लिख सकते हैं कि शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। विकास पर शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। अब जो ये शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन प्रतिभागी हो जाएंगे, कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं, जिसको हम बहुत विस्तार से कक्षा में पढ़ेंगे चर वाली भाषा में। तो एक हो गए इसमें शिक्षक और एक हो गया इसमें विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी। अब आवश्यक क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी का होना या शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया होना, प्रत्यक्ष वार्तालाप होना।
तो शिक्षण में ये ध्यान रखना है कि शिक्षण में आवश्यक होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप हो। प्रत्यक्ष वार्तालाप, जब हम इस प्रत्यक्ष वार्तालाप को पढ़ रहे होंगे तब हम बात करेंगे तुल्यकालिक, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक को लेकर भी, अतुल्यकालिक को लेकर भी हम समझ रहे होंगे इन बिंदुओं को कि तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक क्या है। तो आवश्यक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी इनके मध्य में अंतःक्रिया होना, इंटरेक्शन होना, प्रत्यक्ष वार्तालाप होना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना। बात समझ पाए? यानी कि वहां क्या होगा कि एक शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताई गई बात को, शिक्षक के द्वारा दिए गए संदेश को उसी वास्तविक अर्थ में ग्रहण करेंगे। बिंदु स्पष्ट है हमारा? यानी कि इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब हम, एक प्रश्न पूछा गया था आपकी परीक्षा में, विद्यालय उपकरण, यानी कि इसी वजह से शिक्षण को हमारे समाज में, समाज को बदलने के लिए या समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। बिंदु स्पष्ट हो रहा है? शिक्षण को एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है, किसके लिए? समाज में बदलाव लाने के लिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना है, लोगों को संवेदनशील उसी से लोग बनते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो इससे क्या होगा, जब समाज में ज्ञान की वृद्धि होगी, समाज में ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान आधारित एक समाज का विकास होगा, तो स्वाभाविक है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा और जिससे अंततः एक ज्ञान आधारित समाज का विकास होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो आवश्यक क्या है, जिसमें हम शिक्षक को कह देते हैं कि शिक्षक क्या है? शिक्षक स्वतंत्र चर है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि कक्षा में भी आप अनुभव करेंगे कि पूरी कक्षा का संचालन किसके अनुसार होता है? शिक्षक के अनुसार होता है। और शिक्षक के ऊपर आश्रित कौन है, निर्भर कौन है? विद्यार्थी निर्भर है। यानी कि आश्रित चर कौन हो जाएगा? आश्रित चर हम किसको कहेंगे? विद्यार्थियों को। आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल या प्रतंत्र चर आप कह सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? हम एक बिंदु और पढ़ रहे होंगे, वो होगा पाठ्यक्रम को लेकर, पाठ्यक्रम या जो सामग्री होती है उसको लेकर। तो जब हम चर वाली भाषा में इनको पढ़ रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे कि शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष हमने जान लिए, एक शिक्षक है जो कि स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र है, और शिक्षक के ऊपर आश्रित हैं, निर्भर करते हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कौन हो गए? विद्यार्थी हो गए आश्रित चर। बात समझ पाए यहां तक की? तीसरा जो पक्ष होता है, तीसरा पक्ष होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम को जब हम चर के अनुसार बात करेंगे, इसको कहा जाता है हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर यानी कि शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं और ये तीनों पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ में जुड़े होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। बिंदु स्पष्ट हुआ? जहां शिक्षक स्वतंत्र चर है और शिक्षक के ऊपर आश्रित कौन है? विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी आश्रित चर हैं, और पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर है। बिंदु स्पष्ट हुआ? आवश्यक क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? एक बिंदु अब हम समझेंगे मनोविज्ञान को लेकर। मनोविज्ञान ये एक पृष्ठभूमि का निर्माण है, उस पृष्ठभूमि के निर्माण के बाद ही हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम को अधिक स्पष्टता के साथ, अधिक अच्छे तरीके से, अधिक लंबे समय तक उसको ध्यान रखने के लिए समझ पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये पृष्ठभूमि निर्माण के लिए है। अब हम मनोविज्ञान को पहले समझे, तभी हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। तो यदि हम मनोविज्ञान को समझें तो हम क्या कह सकते हैं? मन धन जमा विज्ञान, यानी कि वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विभिन्न पहलुओं एवं विकारों का अध्ययन किया जा सके,
वो क्या है? वो मनोविज्ञान है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब यही जब हमने मनोविज्ञान को समझा तो दूसरी बात क्या आ जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य अब क्या हो जाएगा? हमने मनोविज्ञान का अर्थ समझा। मनोविज्ञान का अर्थ हमने समझा कि वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विभिन्न पहलुओं विकारों का अध्ययन किया जा सके। अब इसके साथ में हमने शिक्षा को जोड़ दिया, यानी कि अब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य हुआ? हम कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया है, शिक्षण और जो पूरी ये सीखने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है कि एक शिक्षक विद्यार्थी की मन स्थिति क्या है उसको समझ पाए। बात समझ पा रहे हैं? यदि शिक्षक विद्यार्थी की मन स्थिति नहीं समझ पाएगा तो विद्यार्थी को अधिगम में कठिनाई आएंगी। यदि विद्यार्थी किसी मानसिक तनाव में है, किसी बिंदु को लेकर मानसिक दबाव में है, तो क्या होगा कि जितना भी अधिगम कक्षा में होगा वो वास्तविक अधिगम नहीं होगा। बिंदु स्पष्ट है? तो कक्षा के दौरान, ये बातें हम कक्षा में कर रहे होंगे, कक्षा के दौरान विद्यार्थी का जो अधिगम है वो वास्तविक अधिगम हो, इसकी जिम्मेदारी शिक्षक की भी होती है। विद्यार्थी की है अपनी, लेकिन शिक्षक की भी होती है। बात समझ पाए? जब हम शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो एक बिंदु हमारा निष्कर्ष के रूप में आएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया को, हम ये कहें शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया को सफल और असफल कब माना जाएगा। तो सफल प्रक्रिया कैसे होगी शिक्षण की? सफल तब होगी जब जो शिक्षक अवधारणा या जिस बिंदु को शिक्षक स्पष्ट करना चाहते थे, जिस अर्थ के साथ स्पष्ट करना चाहते थे, विद्यार्थी ने उसी अर्थ के साथ उस बिंदु को ग्रहण किया, उस वास्तविक अर्थ के साथ बिंदु को ग्रहण किया। बात समझ पा रहे हैं? तब यह पूरी प्रक्रिया क्या होगी? जब हम ये कहेंगे कि कोई बाधा रहित अधिगम है, बिना किसी कठिनाई के अधिगम हो रहा है, तब हम कहेंगे कि पूरी प्रक्रिया जो है वो सफल है। बात समझ पाए? यदि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई है, कोई बाधा है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को असफल माना जाएगा। चाहे वो बाधा शिक्षक के स्तर पर हो, चाहे वो बाधा विद्यार्थी के स्तर पर हो, चाहे वो बाधा कोई अन्य प्रकार की हो। कोई अन्य प्रकार की बाधा कैसे? जैसे विद्यालय के पास में किसी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां से शोर आ रहा है, आवाज आ रही है, तो वो भी एक बाधा है। शिक्षक की बात विद्यार्थी तक पहुंचे, उसके बीच में एक बाधा आ रही है। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक की आपने देखा होगा विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं, हाथ में पेन लिया, कलम लिया, उसको या तो ऐसे हिलाते रहेंगे या उसको टेबल पर मारते रहेंगे। वो भी इस पूरी प्रक्रिया में एक बाधा है, वो भी विद्यार्थी के वास्तविक अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करती है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यहां तक में कोई समस्या नहीं? तो ये बुनियादी बातें हैं, ये पृष्ठभूमि निर्माण का प्रयास किया है कि आपको शिक्षा का अर्थ क्या है, संकीर्ण अर्थों में जो हम समझते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है वो आपको समझ में आ जाए। फिर मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसके प्रयोग, क्योंकि आप देखेंगे निरंतर हम इसके बारे में बात करेंगे। बात समझ पाए? तो और जब आप शिक्षक के रूप में स्वयं को रखकर सोचेंगे तो आपको बहुत आवश्यकता होगी इसकी, व्यावहारिक होकर समझेंगे। बिंदु स्पष्ट है? तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है वो समझा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है वो समझा। मुझे उम्मीद है कि सारे बिंदु आपको स्पष्ट हुए होंगे। हमारी चर्चा आपके लिए रुचिकर रही होगी, ज्ञानवर्धक भी अवश्य ही रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।